चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है ना। टॉपिक जो था हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश जो आए थे उनके द्वारा भारत में जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे उन पे हमारी चर्चाएं शुरू हुई थी और लगभग जो चर्चाएं हैं वो आधे से बहुत आगे निकल गई है। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा भारत में कंट्रोल करने के लिए समय समय पर एक्ट लाए गए। ठीक है, आज हम 1900 जो हमारा एक्ट था, एक्ट हमारा चल रहा था 1919 का, है ना। 1919 के एक्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस टाइम पे जो था सबसे पहले प्रांतों में दैत शासन लाए, उसके बाद इसके माध्यम से लोक सेवा आयोग के गठन करने की बात कही गई थी। और लगभग हमारा 1919 का जो एक्ट था इसमें एक लास्ट प्रावधान बचा था। इसमें ये कहा गया था कि सरकार जो होगी इन फ्यूचर में अगले 10 साल बाद जो ये एक्ट है ये सही से इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करने के लिए अगले 10 साल बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 10 साल बाद सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो उसके जो संसद के मेंबर होंगे वो भारत आएंगे और भारत में देखेंगे कि भैया जो 1919 का एक्ट था जिसमें हमने जो प्रावधान दे रखे थे वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। अब उन्होंने जो एक टाइम रखा था वो 10 साल का रखा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, इसके 8 साल में ही एक साइमन कमीशन भारत भेजा। ठीक है, साइमन कमीशन को भारत भेज दिया 8 साल में ही, 10 साल का जो टाइम था वो पूरा नहीं होने दिया। इससे रिसेंटली क्या हुआ, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और इसको भारत भेज दिया गया। और इससे जो साइमन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 और 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, इसमें जो प्रोविजन रखे गए थे, भारतीयों में तत्कालीन समय में छोटे क्षेत्रीय दलों की भरमार थी और इन सभी दलों ने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया। जगह जगह पे साइमन कमीशन का विरोध हुआ। ठीक है, नवंबर 1927 में इस साइमन कमीशन का गठन हुआ। तब ये ये चलना शुरू हुआ, या कह सकते हो कि ये भारत आया 1927 में ही। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे और इस कमीशन का विरोध होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि इसमें जितने भी सदस्य रखे गए इनके द्वारा वो सब ब्रिटिशर्स थे। अब हुआ क्या, कुछ किताबों में लिखा गया है कि इस टाइम पे जब साइमन कमीशन भेजा गया तो इस टाइम पे 2 सांसद भारत के भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो जो भारत के क्षेत्रीय दल थे उनका कहना था कि भैया उन 2 सांसदों को भी इनमें क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए, उनको भी इसमें रखा जाए। उन्होंने कहा सभी अंग्रेज हैं तो ये जायज सी बात है, अभी तक इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, आगे क्या करेंगे, ऐसी टाइप की बातें हुई इनके बीच में। तो वैसे ही साइमन कमीशन जो था वो भारत आया। अब जब साइमन कमीशन भारत आया तो जगह जगह पर इसका विरोध हुआ। आपको पता होगा लाहौर में इनका विरोध हुआ, लखनऊ में इनका विरोध हुआ, बंबई में इनका विरोध हुआ, जगह जगह इनका विरोध हुआ। अब साइमन कमीशन जब भारत में एक सर्वे करके गया और 1930 में साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी, 1930 में इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी। जब इन लोगों ने 1930 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट रखी तो इस रिपोर्ट में इन लोगों ने कुछ सिफारिशें की। पहली सिफारिश तो इन्होंने ये की कि जो 1919 में प्रांतों में दैत शासन लगाया गया था उसे कंटिन्यू किया जाए, पहला। दूसरा, इन लोगों ने कहा कि भैया जो भारत में ब्रिटिश सरकार है उसका विस्तार किया जाए, यानी ब्रिटिश सरकार का जो है वो विस्तार किया जाए। तीसरी चीज इन्होंने जो कही, ये कहे कि जो सांप्रदायिकता निर्वाचन चल रहा है, ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखा जाए। 3 इनके मुख्य एजेंडे थे और इन्होंने इसकी सिफारिश रखी। पहला, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों ने ये कहा कि जो दैत शासन प्रणाली है उसे कंटिन्यू रखा जाए। दूसरा, इन लोगों ने पहला दैत शासन के लिए कहा, दूसरा ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार का विस्तार किया जाए, तीसरा इन लोगों ने कहा कि भैया जो आपका ब्रिटिशर्स है जिसमें लगभग आप मान के चलो कि
जो दैव शासन प्रणाली चलाई गई है भारत में उसको तो कंटिन्यू रखा जाए, है ना, साथ ही विस्तार किया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू रखा जाए। अब क्या हुआ, इस सब पे चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए इंग्लैंड में। इन सभी पे चर्चा करने के लिए मोस्टली ये था साइमन 3 गोलमेज सम्मेलन जो थे वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए थे, लेकिन मोस्टली हमारे जेहन में है कि जो गांधी जी ने तत्कालीन समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उसे पोस्टपोन करने के लिए गोलमेज सम्मेलन चलाए गए थे, लेकिन कुछ कारण वो भी था और बहुत सा कारण साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उस पे चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में बुलाए गए। 3 गोलमेज सम्मेलनों में हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार थी, दूसरा ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे उसमें ब्रिटिशर्स द्वारा जो चुने गए भारत में लोग थे उनको, और तीसरा भारत में एक देसी रियासत चलती थी, देसी रियासतों के प्रतिनिधि को, यानी 3 प्रतिनिधि को, देसी रियासत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और तीसरा जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे उसके जो प्रतिनिधि थे, इन तीनों को चर्चा करने के लिए ब्रिटेन बुलाया। किस पे, साइमन कमीशन की जो सिफारिश है उस पे लागू करने के लिए, और कहीं कुछ बहुत गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको पोस्टपोन करने के लिए इन लोगों ने 3 गोलमेज सम्मेलन बनाए। अब जब गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुए तो इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र, इस चीज को जरा समझेगा, इन लोगों ने गोलमेज सम्मेलन होने के बाद फाइनल निष्कर्ष श्वेत पत्र पे निकाला, और श्वेत पत्र पे श्वेत पत्र पे चर्चा करने के लिए इन लोगों ने एक परवर समिति की स्थापना की, परवर समिति, ठीक है। श्वेत पत्र पे इन लोगों ने चर्चा करने के लिए परवर समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि जो 1932 में लगभग 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत के जो प्रांतीय सरकार थी और देसी रियासत की जो सरकार थी, इन तीनों ने मिलकर जो डिसाइड किया उसे बोला जाता है श्वेत पत्र। इस श्वेत पत्र पे चर्चा करने के लिए या इस पे और विस्तार रूप से बनाने के लिए किस समिति का गठन किया, वो था परवर समिति। ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहां पे परवर समिति ने श्वेत पत्र पे लगभग रिसर्च करने के बाद, कुछ संशोधन करने के बाद, रिसर्च किया, उसके बाद कुछ संशोधन करने के बाद इस परवर समिति ने कहा कि भैया इसमें कुछ संशोधन हम कर देते हैं, और इसे कुछ संशोधन करने के बाद 1935 का जो एक्ट आएगा, 1935 का जो एक्ट आएगा उस पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। एक चैन में चले हम, मैंने आपको बताया कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद गठन के बाद इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को 3 सिफारिशें की। पहली सिफारिश इन्होंने कही कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है वहां पे ब्रिटिश सरकार का विस्तार किया जाए। दूसरा, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको कंटिन्यू रखा जाए। तीसरा, इन लोगों ने तीसरा कहा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको कंटिन्यू रखा जाए, और ब्रिटिश भारतीय जो है उसको विस्तार करा जाए, और तीसरा, ब्रिटिश भारत में दैव शासन प्रणाली जो है वो राज्यों में कंटिन्यू रखी जाए, ठीक है। ये 3, इन सब पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए, और गोलमेज सम्मेलन में इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार, ठीक है, देसी रियासत और ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहां के जो प्रतिनिधि थे उन सबको बुलाया। उन सबको बुलाने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जिसे श्वेत पत्र कहते हैं। ये निष्कर्ष सही है या नहीं है करके ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, उस समिति का नाम था परवर समिति। बाद में 1932 में इस परवर समिति ने इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा, और कुछ संशोधन के बाद इन्होंने कहा कि 1935 में इस एक्ट को, इसमें जो संशोधन किए हैं इसको हम 1935 का जो एक्ट आएगा भारत सरकार अधिनियम उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहां तक ये था। इसके जस्ट रिसेंटली क्या हुआ, 1932 में सांप्रदायिकता अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड बोला जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड इसे बोला जाता है। ये एक ही चीज है।
सांप्रदायिकता अवार्ड या कम्युनल अवार्ड जो था दोनों ही एक थे। 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा ही सांप्रदायिक जो अवार्ड थी उसकी घोषणा की गई। ये था क्या सांप्रदायिक अवार्ड, मैं आपको बता दूं। ये सांप्रदायिक अवार्ड था कि भारत में जो अल्पसंख्यक है इनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की, इनके लिए अलग से मतलब जो सीटें आती हैं अलग से रिजर्वेशन की मांग की जाए, यानी कि इनको अलग से भारत में जो सीटें आएंगी उनमें अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की तो इसी के साथ अल्पसंख्यकों के लिए, साथ ही इसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों के लिए भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से गांधी जी जो होंगे वो अनशन करेंगे। ठीक है, 1932 में जब सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा हुई इसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलित भी जोड़ दिया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि इसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। कल के दिन में आयोग आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, ठीक है, ये सब जो है ये भारत में अल्पसंख्यक है। भारत में वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक है और साथ ही उस टाइम पे जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ ही दलितों के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अलग से निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसमें अलग से रिजर्वेशन की बात कही गई थी। भैया इनके लिए सीट जो होंगी अलग से रिजर्वेशन होंगी, यानी कि वहां पे सिर्फ यही लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ सकता। और गांधी जी के मन में ये हो गया अगर ऐसा होगा तो भारत ऑलरेडी जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग सेक्टरों में। इसी को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी तत्कालीन समय में जब गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में ही इस सांप्रदायिक अवार्ड के लिए अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, और ये सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करने वाला जो व्यक्ति था, एकमात्र व्यक्ति कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की थी, निम्नलिखित में से किसने की थी? वहां पे रैमजे मैकडोनाल्ड ऑप्शन होगा, सीधे आंख बंद करके आंसर मार के आ जाइए। ठीक है, इसी सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड के दौरान गांधी जी ने किस जेल में रहकर सांप्रदायिक अवार्ड के प्रति आमरण अनशन किया। जैसे ही गांधी जी ने आमरण अनशन किया वैसे ही दलित नेता और कांग्रेस नेता गांधी जी को अनशन न करने के लिए सीधे यरवदा जेल चले गए। और यरवदा जेल चले गए तो गांधी जी को कुछ कंडीशनें थी, कुछ कंडीशनों के माध्यम से गांधी जी को एग्री कर लिया और दलित नेता जो थे और जो कांग्रेसी नेता थे इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ उसे बोला जाता है पूना समझौता। ठीक है, पूना पैक्ट उसे बोला जाता है, पूना पैक्ट कह सकते हो या पूना समझौता। तो सिंपल सी बात है, पूना समझौता क्या है? पूना समझौता सांप्रदायिक अवार्ड के प्रति एक समझौता था। गांधी जी अनशन कर रहे थे और गांधी जी का अनशन किसी भी तरह से रोका जाए इसको लेके ये समझौता हुआ। और गांधी जी को मतलब आप कह सकते हो कि एग्री करवाने के लिए दलित नेता और कांग्रेस नेता है, दोनों के बीच समझौता हुआ और गांधी जी ने कहा ठीक है, कुछ रियायत के बाद मैं इस समझौते को मानने के लिए तैयार हूं। और उस समझौते के इतिहास में जो नाम दे रखा है उसका नाम है पूना समझौता या पूना पैक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको सांप्रदायिक अवार्ड था क्या? ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे इनके द्वारा अब जस्ट रिसेंटली में क्या हुआ, 1935 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, 1935 में भारत सरकार का जो अधिनियम आया, ये कहा जाता है कि भारत में उत्तरदायी सरकार गठन करने का एक मील का पत्थर था। मतलब उत्तरदायी सरकार का समझ में अभी आपको कुछ
10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार उत्तरदायी सरकार गठन करने का इसको किताबों में जो स्टार्टिंग में हेडलाइन दे रखी है कि इस एक्ट को भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन करने में एक मील का पत्थर क्यों कह रखा है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगले 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस एक्ट को भारत में उत्तरदायी सरकार गठन करने में मील का पत्थर कह रखा है, और इस एक्ट के माध्यम से ये एक बहुत विस्तृत एक्ट भारत में आया, बहुत बड़ा एक्ट यानी विस्तृत एक्ट भारत में आया, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इतना बड़ा एक्ट था। जिस प्रकार से भारत में संविधान लॉन्च हुआ या लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, भारत उस दिन रिपब्लिक घोषित हुआ, और जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे 322 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि 1935 के एक्ट में 321 आर्टिकल्स आ रहे हैं और 10 अनुसूचियां आ रही है। अब क्या हुआ, इन 321 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स भारत का जब संविधान लागू हुआ तो हम लोगों ने सीधे 1935 के एक्ट से 250 आर्टिकल सीधे अपने संविधान में रख दिए। वो आर्टिकल्स क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट 10 मिनट रुक जाइए, सब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसमें से 250 आर्टिकल्स भारत ने एज इट इज अपने संविधान में रखा है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान ने सबसे बड़ा दस्तावेज निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से उठा रखा है। तो आपका सीधा आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारत ने सबसे बड़ा दस्तावेज सीधे उठा के अपने संविधान में रख रखा, मतलब 250 आर्टिकल्स उसमें रख रखे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब देखिए संघ नाम आ गया है, यूनियन नाम यहां पे ऐड होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले 1935 के एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसके माध्यम से क्या कहा गया कि जो केंद्रों में सरकार है और जो राज्यों में सरकार है वो अब एक इकाई के रूप में काम करेगी, उसको एक इकाई समझा जाएगा, अब अलग अलग नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों मिलके अब एक इकाई के रूप में काम करेंगे, इसे संघ कहा गया। साथ ही यहां पे क्या किया गया, जो आज संविधान में आप पढ़ते हो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो यहां पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों में उस टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो डिवाइड कर दिए गए। जैसे वर्तमान में आप पढ़ते हो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है, और संविधान लागू होते टाइम पे समवर्ती सूची में हमारे संविधान में सिर्फ 47 विषय थे, 47 विषय थे, 47। इसमें से क्या हुआ, राज्य सूची के कुछ विषय जो है वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए, तब ये 47 से 52 हो गए, ठीक है। वर्तमान में जो समवर्ती सूची की स्थिति है वो संविधान लागू होने से लेकर 2020 में 5 बढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे, तो जो सब्जेक्ट बांटे तो वो यहां पे बांट दिए गए। साथ ही इसके साथ ही अवशिष्ट विषय देखिए संघ के रूप में काम कर रहे हैं। भारत आज एक यूनियन है, आप संविधान में संघीय व्यवस्था है भारत में, जो कहां से ली गई है बताइए, कनाडा से भारत में संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। तो संघ जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उस टाइम में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है। संघ सूची पे केंद्र जो है वो कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य बनाएगी, समवर्ती सूची पे दोनों मिलके बनाएंगे। इन केस में अगर दोनों में विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में संघ का जो है वो वैल्यू रहेगी, यानी कि संघ जिसमें सहमत होगा उसमें समवर्ती सूची में फाइनल एग्रीमेंट किया जाएगा। इस टाइम पे भी अवशिष्ट विषय जो थे 1935 के एक्ट में जो अवशिष्ट विषय थे वो दे दिए गए वायसरॉय को,
और वर्तमान में अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र सरकार के पास है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है समीक्षा अधिकारी में। ऐसा क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो विषय है वो निम्नलिखित में किसके अंडर में रखे गए हैं। ऑप्शन ए संसद था, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी था केंद्र सरकार। मतलब ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी आप मान के चलिए राज्य सरकार, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस था। और उसमें जो आंसर मान रखा था वो मान रखा था केंद्र सरकार। 1935 के एक्ट में तो अवशिष्ट विषय वायसरॉय को दिए गए थे और वर्तमान में भारत में जो अवशिष्ट विषय है वो केंद्र सरकार के पास है। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या कर दिया, आगे बढ़ के इन लोगों ने राज्य को स्वतंत्र फ्रीडम कर दिया। जो राज्य था, मतलब जो राज्य था उसे फ्रीडम कर दिया। राज्य को फ्रीडम करने के साथ साथ राज्य को फ्रीडम करने के साथ साथ थोड़ा मैं और एक पीछे के एक्ट को बता देता हूं आपको। 1919 के एक्ट को बता देता हूं। 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, भारत में द्विसदनी व्यवस्था शुरू की गई। भारत में 1919 के एक्ट में द्विसदनी व्यवस्था शुरू कर दी गई। कहा जाता है कि 1919 के एक्ट के बाद ही भारत में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना मानी जाती है। वैसे तो देखिए, आजाद भारत के बाद आपको पता होगा 1954 आप राज्यसभा मानते हो, जो लोकसभा है वो भी 1952 के आसपास में मानते हो। लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो लोकसभा राज्यसभा व्यवस्था शुरू करवाई गई वो 1919 के एक्ट के माध्यम से करवाई गई। ठीक है, तो 1935 के एक्ट में राज्यों को स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता दे दी गई और कहा गया कि राज्य, जो हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य अब अपने हिसाब से राज्य सूची में सब्जेक्ट बना सकता है। और साथ ही कहा गया जो राज्यों की सरकार है इसके जो मंत्री हैं, जो राज्य की सरकारें हैं इसके जो मंत्री हैं, अब वायसरॉय जो होगा, अभी तक क्या था 1935 से पहले, 1935 से पहले जो वायसरॉय था ब्रिटिश भारत का, भारत में जो ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधि था, वो क्या कर रहा था, वो अपने मर्जी से ही जो भी कानून होते थे उन्हें इंप्लीमेंट करता था। 1935 के एक्ट के बाद कहा गया कि भैया अब वायसरॉय की नहीं चलेगी, अब जो राज्यों के द्वारा निर्वाचित मंत्री है, जो राज्यों के द्वारा निर्वाचित मंत्री है, अब उसकी सलाह पे वायसरॉय काम करेगा। ठीक है, तो पूरी व्यवस्था आप देख रहे हो कि यहीं से हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लगभग पूरी व्यवस्था यही आपका संविधान का स्ट्रक्चर होगा। यहीं से जब पढ़ोगे तभी आपको 26 जनवरी 1950 को जब लॉन्च हुआ हमारा संविधान लागू हुआ, वो तब समझ में आएगा। व्यवस्था तो यहीं से चलनी शुरू हो गई है। 1935 में ही व्यवस्था चल की गई कि जो मंत्री है इनकी सलाह पे जो वायसरॉय है वो काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इस एक्ट में क्या कर दिया गया। तत्कालीन समय में थोड़ा भारत का मैप भी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ऑड बनेगा क्योंकि आर्ट मेरी उतनी अच्छी है नहीं, है ना। (1935) में पूरे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतों में 11 राज्य हुआ करते थे। 11 राज्य हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे, जो ब्रिटिशर्स राज करते थे, उन्होंने भारत को तत्कालीन समय में 11 राज्यों में बांटा था। रियासतें अलग थी, याद रखिएगा। रियासतों में रियासत के जो राजा होते थे उनका अलग कानून चलता था। ऐसा आप देख चुके हो, जैसे भारत फ्रीडम हुआ तो जूनागढ़ रियासत, आपने सुना होगा हैदराबाद रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत को बाद में भारत में मिला गया। माउंटबेटन एक्ट आया, उसके द्वारा कहा गया कि जो भी भारतीय रियासतें के राजा हैं उनको फ्रीडम है कि भैया वो भारत में भी शामिल। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 1935 के एक्ट में जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो थी उसे लागू कर दिया गया। उसे लागू करने के साथ तत्कालीन समय में ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे इन्होंने 11 राज्यों में बांटा था। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में इन्होंने द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया था। और ये द्विसदनात्मक जो राज्य थे, राज्य में जो 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद
यानी कि तत्कालीन समय में 1935 के मद्देनजर रखते हुए 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद जो है वो चलती थी। अब ये विधानसभा और विधान परिषद 1935 में चलते थे 6 राज्य, तो तत्कालीन समय में ये 6 राज्य कौन से थे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा मद्रास, चौथा बंगाल, पांचवा संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में यूपी कहते हो, छठा जो था वो था आपका असम। तो 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ने जो भारत में 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया, वो 6 राज्यों में किया, 5 राज्यों में नहीं किया, 6 में किया, 11 राज्य थे। तो वो तत्कालीन समय में 6 राज्य कौन से थे 1935 में? पहला संयुक्त प्रांत, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल, पांचवा मद्रास, छठा असम। इसी क्वेश्चन को हम करंट में लिंक कर देते हैं। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। परसों हमारी डिबेट चली थी इसी में, तो जम्मू कश्मीर यूटी बनने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक व्यवस्था फिलहाल में समाप्त कर दी गई है, यानी कि वहां विधान परिषद नहीं थी। आज देखिए 5 अगस्त है, 5 अगस्त 2019 को ही जो आपका आर्टिकल 370 है जो जम्मू कश्मीर में जिसके लिए प्रावधान दिया गया है और जो आपका आर्टिकल 370 है उसको समाप्त किया गया था। आज उसे समाप्त किए 1 साल हो गया है, ठीक है। जैसे ही आज उसे समाप्त किए 1 साल हो गया है, तो पाकिस्तान जो है वो IOC कहता है उसे, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी भारत अधिकृत कश्मीर, ठीक है। हम क्या कहते हैं? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान IOK कहता है, हम कहते हैं POK, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो समझ रहे हो ना, IOK कहता है। तो यहां पे जम्मू कश्मीर को वर्तमान में आप हटा दीजिए, जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं रही, तो वर्तमान में भारत में सिर्फ 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था रही है। थोड़ा लिंक करते हैं। महाराष्ट्र में 1935 में शुरू की गई थी, तो महाराष्ट्र में आज भी है एक। दूसरा बिहार में 1935 में शुरू की गई थी, तो बिहार में आज भी है, बिहार में आज भी है। अगला आज जो है एक कर्नाटक में, अगला जो है आंध्र प्रदेश में है, अगला जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। तो वर्तमान में जो राज्य 1935 में जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था रही थी और आज भी रही है, तो ऐसे आप देख लो महाराष्ट्र और बिहार ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें उस टाइम पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था थी और आज भी है, ठीक है। और एक संयुक्त प्रांत को हम उस टाइम पे संयुक्त प्रांत कहते थे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। समय के साथ बंगाल से द्विसदनात्मक व्यवस्था हटा दी गई आजाद भारत के बाद, समय के साथ मद्रास से हटा दी गई, हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। समय के साथ अब जो बचे हमारे पास वो बचे वर्तमान में उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत उस टाइम पे कहा जाता था, आज भी इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। महाराष्ट्र इसमें उस टाइम पे भी थी, आज भी थी, दूसरा। तीसरा वर्तमान में बिहार में उस टाइम पे भी था और आज भी है, तीसरा। चौथा आंध्र प्रदेश में, पांचवा तेलंगाना में और छठा कर्नाटक में। और 7वां जो राज्य है वर्तमान में, अब वर्तमान में नहीं रहा, उसको धारा 370 खत्म होते ही 5 अगस्त 2019 में 2 यूटी अलग कर दिए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया। वैसे ही यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है। वर्तमान में इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था को हटाए जाने का लगातार यहाँ की जो विधानमंडल है, देखिए विधानमंडल में जो जिस प्रकार से संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होती है। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद।
तो लगातार आपका आंध्र प्रदेश की विधानमंडल में इसको लेके, विधान परिषद को हटाने को लेके लगातार जो है वहां पे आवाजें उठ रही है। अब मैं आपको बता दूं, विधान मंडल को हटाने की जो प्रक्रिया है, पहले तो विधान परिषद को हटाने की जो प्रक्रिया है, पहले तो इन लोगों को अपने विधानमंडल में क्या करना पड़ेगा, बहुमत से जो एक बिल है उसे पारित करना पड़ेगा। जब यहां से बहुमत से बिल पारित हो जाएगा, उसके बाद ये सीधे सेंड होगा संसद को, फिर संसद में भी इसके लिए एग्रीमेंट होगा। अगर संसद सहमत होगी तो तब जाके उस राज्य में विधान परिषद जो है उसको हटाया जाएगा। अगर आप ये कहो कि आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल है उसके चाहने से अगर वहां पे विधान परिषद हट जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो 1935 की व्यवस्था भी मैंने आपको बता दी और वर्तमान व्यवस्था भी मैंने आप लोगों को बता दी, द्विसदनात्मक जो सदन है उनके बारे में। समझ में आया इतना आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1935 का जो एक्ट था ये अपने आप में बहुत विस्तृत एक्ट था। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक बार फिर आपको रिमेंबर करवा रहा हूं, 300 प्लस लगभग आर्टिकल से और 10 अनुसूचियां थी। और भारत के वर्तमान संविधान में 300 में से 250 आर्टिकल्स एज इट इज भारतीय संविधान में ले रखे हैं। तो भारत का जो संविधान बना है उस पे अगर सबसे बड़ी भूमिका हम देखें तो 1935 के एक्ट की थी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका 1935 के एक्ट की थी। अब जैसे ही 1935 एक्ट आया तो इसके बाद 1935 एक्ट में ये भी कहा गया कि भारत में, अभी देखिए भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई वो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1773 में हुई और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन के आया। ठीक है, अब यहां पे 1937 में जॉइंट कोर्ट बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जॉइंट कोर्ट बनेगा। और बात कही गई थी 1935 में कि जॉइंट कोर्ट बनेगा, 1937 में वो जॉइंट कोर्ट बन के आया। ठीक है, अगला जब जैसे ही 1935 का एक्ट आया उसके बाद लागू भी हुआ, तो जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने इनके बारे में कमेंट कर दिया 1935 के एक्ट के बारे में, कहा कि ये बिना ब्रेक की गाड़ी है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ये जगह जगह जो होगी वो धक्का लग मारेगी। नेहरू ने ये कह के इस एक्ट की हुटिंग की। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो चीजें मैंने बताई है इसको अपनी कॉपी पेन में नोट डाउन करें, और बाकी आज हिंदी भी पढ़ाऊंगा, तो जस्ट 5 मिनट का रेस्ट करें। इसके बाद रिसेंटली हमारी जो है वो उत्तराखंड चलेगी, उसके बाद हिंदी चलेगी, और इसी में रिजॉइन करें। ठीक है।